नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। ईडी की ओर से जारी समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और इस मामले पर जेएमएम ने कहा है कि केंद्र की सत्ता आज निरंकुश हो गई है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम से सवाल किया है कि आखिर ईडी से क्यों भाग रहे हैं हेमंत सोरेन। ईडी से भाग रहे हैं हेमंत सोरेन, ये हम नहीं कह रहे और ना ही ये हमारा सवाल है। सीएम हेमंत सोरेन से ये सबसे बड़ा सवाल पूछा है झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ा हमला करते हुए पूछा कि सीएम ईडी से भाग क्यों रहे हैं। यदि दामन पर दाग नहीं है तो क्यों नहीं सच से सामना करते। यही नहीं, दुमका में पार्टी कार्यक्रम में बोलते हुए बाबूलाल ने सीएम पर परिवार और भ्रष्टाचार में घिरे होने का आरोप लगाया। और इन लोगों से हम लोग पूछते हैं, भाई पैसा क्यों लेते हो, तो बोलता है कि ऊपर देना पड़ता है, मंत्री को देना पड़ता है। अब बताओ, ये हालत है। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि आज जो इसमें लूटपाट खाली हो रहा है और हम इसी बात को बोलते हैं, तो आज हमारे ऊपर आधा दर्जन थाना में केस करवा दिया हेमंत सोरेन जी ने। हमने कहा कि जितना केस कराना हो करा दो, जेल में ही रह करके हम पूरे झारखंड घूम लेंगे, आप चिंता मत करना। आपको बताएं कि 14 अगस्त से पहले समन के बाद ईडी की ओर से जारी दूसरे समन पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जांच एजेंसी के दफ्तर नहीं पहुंचे। यही नहीं, ईडी की ओर से जारी समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इस मामले पर जेएमएम ने कहा कि केंद्र की सत्ता आज निरंकुश हो गई है और एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। देखिए, जब सत्ता और सरकारें निरंकुश हो जाएं, हिटलरवादी हो जाएं, अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगे, संविधान से ऊपर समझने लगे, तब ऐसा मौका आता है। मतलब ईडी के समन पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। जहां जेएमएम और कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ईडी जैसी संस्थाओं के जरिए विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है, तो दूसरी ओर बाबूलाल मरांडी ने सीधे सीएम हेमंत पर परिवार और भ्रष्टाचार से घिरे होने का आरोप लगा दिया। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन और दुमका से नितेश की रिपोर्ट। और ईडी के समन पर झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधा। जेएमएम का आरोप है कि संथाल परगना प्राइवेट बिल्डर्स लिमिटेड हरमो हाउसिंग सोसाइटी में रजिस्टर्ड है। संथाल परगना प्राइवेट बिल्डर्स लिमिटेड की जांच पड़ताल ईडी को करनी चाहिए और इसमें 3 लोगों के नाम भी शामिल हैं। पहला नाम रमैया मरांडी, लालिमा तिवारी कौन है? जेएमएम का आरोप है कि ये वही व्यक्ति है जिनके पीछे बाबूलाल मरांडी का पैसा लगा हुआ है। 2005 ईस्वी के नवंबर महीने के 25 तारीख को एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है, संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें 3 डायरेक्टर होते हैं। एक रामिया मरांडी, जो सुपुत्र हैं स्वर्गीय छोटू मरांडी जी का, और भ्राता श्री हैं आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का। दूसरी होती है लालिमा तिवारी, ये धर्मपत्नी है श्री सुनील तिवारी जी का। ये सच्चाई है आज के दिन में बाबूलाल मरांडी जी का, कि वो घूम घूम कर, अभी तो ये शुरुआत की है आपसे हम लोग, बहुत तथ्य हैं। रांची शहर में ही जमीनें हेराफेरी की गई।
मैं तो कहता हूं कि ईडी को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। केवल टारगेट करके जो आगे बढ़ने का काम कर रही है वो सही नहीं है। और सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ आक्रामक दिख रहे बाबूलाल मरांडी पर झारखंड के कई जिलों में मामला दर्ज किया गया है। इसे लेकर बीजेपी ने दावा किया है कि सीएम हेमंत सोरेन के काले कारनामे उजागर करने से ही सरकार में हड़कंप है और लगातार दर्ज किए जा रहे मामले इसी का सबूत है कि बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा बेहद शानदार है। वहीं जेएमएम ने बाबूलाल मरांडी की ओर से शिबू सोरेन पर लगाए गए आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, साथ ही माफी भी मांगने की मांग की है। परिवार के भ्रष्टाचार को उजागर करने पर ये मुकदमे करते हैं तो इनका स्वागत है। बाबूलाल मरांडी जी की संकल्प यात्रा निकली हुई है, पूरे प्रदेश में शानदार सफलता मिल रही है। और जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी जी उनके करप्शन के केसेस को एक्सपोज कर रहे हैं कि कैसे हेमंत सोरेन अपना नाम बदलकर हेमंत कुमार सोरेन बदलकर जमीनों की रजिस्ट्री करा रहे हैं, उनके भाई बसंत सोरेन बसंत कुमार सोरेन बन जा रहे हैं और पिता का भी नाम इन्होंने बदल दिया, शिबू सोरेन शिव सोरेन हो जा रहे हैं, सिर्फ जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए ताकि वो आदिवासियों की जमीन को लूट सके। और लगता है तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है, इसलिए तिलमिलाकर सिर्फ एक थाने में नहीं, इन्होंने 7 अलग अलग जिलों में 7 मुकदमे किए हैं बाबूलाल मरांडी जी के खिलाफ। और हमारा मानना है कि आने वाले दिनों में ऐसे 40 मुकदमे करेंगे। पर हेमंत सोरेन जी, ये बाबूलाल मरांडी जी और भारतीय जनता पार्टी अब 400 मुकदमे भी कर देना तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी चल रही मुहिम बिल्कुल नहीं थमेगी। उनको उनकी पार्टी में ही पूछने है। हकीकतें खबरों में बने रहने के लिए इस तरह का अनर्गल और अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिससे एक न्यूज बने। लेकिन ये भूल जाते हैं बाबूलाल जी कि किस व्यक्ति और किस परिवार के बारे वो ऐसी अनर्गल बातें कर रहे हैं। शिबू सोरेन दिशोम गुरु, हम लोगों झारखंडियों के मसीहा, हमारे भगवान देवता तुल्य, उनके बारे अमर्यादित बातें करते हैं आप। मुझे लगता है इस पर माफी मांग लें बाबूलाल जी, खेद प्रकट कर लें। गलतियां होती हैं, जुबान फिसलता है, बड़प्पन समझेंगे हम लोग उनका। लेकिन अगर इस तरह की बातें आगे भी हुई तो आम झारखंडी सड़कों पर उतरेगा। वहीं झारखंड में देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग का निर्माण होगा। जमशेदपुर में बनने वाले इस उद्योग को लेकर झारखंड मंत्रालय में उद्योग विभाग और टीसीपीएल ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच एमओयू हुआ है। आज का दिन एनर्जी के क्षेत्र में झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है। झारखंड का नाम देश के पहले हाइड्रोजन इंजन उद्योग निर्माण के क्षेत्र में दर्ज होने जा रहा है। जमशेदपुर में बनने वाले इस उद्योग को लेकर झारखंड मंत्रालय में शुक्रवार को उद्योग विभाग और टीसीपीएल ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच एमओयू हुआ। इस इकाई की प्रस्तावित क्षमता 4000 हाइड्रोजन आईईसी इंजन है, जिसमें हाइड्रोजन इंजन बनाने की लेटेस्ट तकनीक का इस्तेमाल होगा और 10,000 बैटरी प्रणाली का भी निर्माण होगा। पहले चरण में करीब 354 करोड़ रुपए का निवेश होगा। टीसीपीएल का लक्ष्य जल्द से जल्द हाइड्रोजन इंजन को सबसे पहले देश को प्रोवाइड करना है। इस उद्योग से सीधे तौर पर करीब 300 लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि चेन सिस्टम के तहत रोजगार पाने वालों की संख्या 10 गुना ज्यादा होगी। As a market leader in commercial vehicles in India, Tata Motors is committed to lead the global megatrend of green, smart and safe mobility in India. राज्य सरकार ने इस उद्योग के लिए एक नोडल अधिकारी को भी नियुक्त कर दिया है। अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूं और मैं बधाई देना चाहूंगा टाटा ग्रुप को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये हिस्टोरिक इवेंट आज संपन्न हो सका। एमओयू पर साइन होते समय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद थे और काफी उत्साहित दिखे।
हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य को पिछड़ापन से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढा जा रहा है। विकास के पैमाने को प्रकृति के संतुलन के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। ऐसा दिन है जो इस राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। स्वच्छ ऊर्जा की परिकल्पना को धरातल पर उतारने का ऐतिहासिक कदम, ऐतिहासिक साहस टाटा मोटर और झारखंड सरकार ने उठाया है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हाइड्रोजन ईंधन का फायदा क्या है और क्यों इसकी हर तरफ चर्चा हो रही है, तो जान लीजिए। दूसरे ईंधन से अधिक होती है हाइड्रोजन की क्षमता। हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल अधिक होता है। हाइड्रोजन ईंधन सस्ता और हल्का भी होता है, जिसे पेट्रोल और डीजल के बेहतर विकल्प के तौर पर माना जा रहा है। इससे प्रदूषण नियंत्रण में भी मिल सकती है मदद। यानी हाइड्रोजन इंजन मौजूदा बदलाव और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की दिशा में सफल कदम होगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और राजधानी रांची के तुपुदाना में सेक्रेड हार्ट स्कूल की छत से गिरने की वजह से क्लास 6 की एक छात्रा गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। छात्रा का इलाज आईसीयू में चल रहा है। सवाल ये है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ? क्या कोई लापरवाही हुई है? जमीन पर पड़े ये जूते उस मासूम के हैं जो अभी रांची के पारस हॉस्पिटल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुई है? ये जूते को आप देखिए, ये जो जूता है वो बच्ची का जूता है। यहाँ पर एक जूता वहां आपको दिख रहा होगा, दूसरा जूता यहाँ दिख रहा होगा। जैसे ही हम स्कूल के अंदर आए हैं, स्कूल प्रबंधन जो है लगातार उलझने का प्रयास कर रही है, यहाँ से बाहर करने का प्रयास कर रही है। कुछ यहाँ पर अगर आप तस्वीरों में आप देखेंगे तो शायद आपको खून सा निशान भी दिख रहा होगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल दहलाने वाला ये हादसा रांची के तुपुदाना स्थित प्रतिष्ठित सेक्रेड हाई स्कूल में हुआ। क्लास 6 में पढ़ने वाली बच्ची स्कूल की छत से नीचे गिर पड़ी और उसके शरीर पर मल्टीपल चोट के निशान हैं। स्कूल से जो इन्फॉर्मेशन मिला उसके हिसाब से बच्ची ग्राउंड में खेलने के दौरान में चोट लग गया है। सिस्टर लोग पारस हॉस्पिटल में लेकर आए, हम लोग भी आए। बच्चा का भी इलाज चल रहा है, भी ठीक है। मासूम बच्ची का इलाज पारस अस्पताल के आईसीयू वार्ड में चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि हाथ टूटा है, पैर में फ्रैक्चर है, यहाँ तक कि जबड़ा भी टूटा है। यानी बिटिया की हालत काफी क्रिटिकल है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शनिवार को बच्ची का ऑपरेशन होगा। वो खेलते वक्त उसे ये चोट लगी है, ठीक है। पेशेंट अभी बहुत सीरियस है। अभी हम लोग उसकी लाइफ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पेशेंट वेंटिलेटर पे है, ठीक है। उसे सांस हमें आर्टिफिशियली मशीन से देनी पड़ रही है, पूरा वो अपने से नहीं ले पा रही है। उसके सिर में भी झटका लगा है, चोट हो सकता है। प्रतिष्ठित स्कूल में हुए इस हादसे ने कई सवाल खड़े किए हैं। सवाल ये है कि हादसा कैसे हो गया? आखिर छत से कैसे गिरी बच्ची? क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे? क्या स्कूल की लापरवाही से हुआ हादसा? ये कुछ सवाल हैं जो इस हादसे के बाद किसी के भी मन में उठ सकते हैं। इन सवालों के जवाब जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम तुपुदाना के सेक्रेड हाई स्कूल भी पहुंची, लेकिन स्कूल का कोई भी स्टाफ खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। हमारे पास डॉक्टर का बयान है। पहले देख ले, पहले आप सच्चाई को देखिए, उसके बाद यहाँ बेइज्जती कीजिएगा, समझ गए? सर, डॉक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है हाँ, तो ये चीज वहीं से ना आपको रिपोर्टिंग करना चाहिए था। उन्होंने बताया। ठीक है, आप अपना काम कीजिए। यहाँ कैसे हुआ था सर? कुछ हम लोग को नहीं पता, आप लोग अपना काम कीजिए ना। हादसा कैसे हुआ? स्कूल की छत से कैसे गिरी मासूम? इस बात की जांच के लिए एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची थी। जांच में क्या सच निकलकर सामने आता है ये वक्त बताएगा। फिलहाल ये तो जरूरी है कि मासूम बिटिया के जल्द ठीक होने की दुआ की जाए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। और छात्रा के स्कूल से गिरने के मामले में हटिया के डीएसपी राजा मित्रा का कहना है कि पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
सूचना पर उस बच्ची को पुलिस के द्वारा और उनके परिजनों के द्वारा को सूचित करते हुए उसको पारस हॉस्पिटल लाया गया है और फिलहाल बच्ची थोड़ी सीरियस है। घटना के विषय में कि उस बच्ची को चोट कैसे लगी या इंजर्ड कैसे हुई इतनी सीरियस तरीके से पुलिस हर विषय पर अनुसंधान कर रही है। तकनीकी टीमों की भी मदद ली जा रही है। और सच चाहे जो भी हो, लेकिन सवाल तो यही है कि स्कूल की तीसरे मंजिल पर आखिर बच्ची पहुंची कैसे? सीसीटीवी की मॉनिटरिंग क्यों नहीं की गई? तीसरी मंजिल का दरवाजा आखिर कैसे खुला रह गया? साथ ही साथ स्कूल की छत की 3 फीट की रेलिंग तक आखिर बच्ची कैसे पहुंची? कैसे वहां से छलांग लगाई? कैसे वो नीचे गिर पड़ी? जब रेलिंग पर चढ़ी बच्ची ने छलांग लगाई तो किसी ने उसे देखा क्यों नहीं? इतनी देर तक सीसीटीवी की मॉनिटरिंग करने वाले आखिर क्या कर रहे थे? वहीं सिमडेगा एडीजी कोर्ट का रेप के मामले में एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने रेप के आरोपी मौलाना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि शिक्षा और तालीम देने वाले मौलाना ने मस्जिद परिसर नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था, जिसको लेकर 12 सितंबर 2022 को कोले बेरा थाने में मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद 14 दिसंबर 22 को मौलाना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जो अब तक जेल में बंद है। कोलेबिरा इमाम के मदरसे के इमाम अमीनुद्दीन अंसारी को नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा हुई है और 50,000 जुर्माना भी लगाया गया है और इनको बच्ची को धमकी देने के आरोप में 5 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना दिया गया है। वहीं 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से दुमका जिला अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के कई इलाकों में जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। मूसलाधार बारिश से दुमका की कई नदियां उफान पर है। मसानजोर डैम में जल का स्तर बढ़ चुका है। नदियों के आसपास लोगों को नहीं जाने की अपील की जा रही है। 3 दिनों के बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। और इधर दुमका शहर के बक्सी बांध कालीबाड़ी मोहल्ले में भारी बारिश की वजह से वहां के रहने वाले कई घरों में जलजमाव की स्थिति हो गई है। पानी के निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है और इस कारण घरों के पानी को निकालना लोगों के लिए परेशानी बन गया है। जगह जगह पानी के जमाव से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। खबर रामगढ़ से, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने रजरप्पा के एक होटल में छापेमारी कर अवैध नकली विदेशी और देसी शराब को जब्त कर लिया। उत्पाद विभाग की टीम ने करीब 14 लीटर नकली विदेशी शराब की जब्ती की। 40 लीटर देसी महुआ शराब, नकली रैपर, स्टिकर, लेबल समेत दूसरे सामान को बरामद किया गया है। कार्रवाई के दौरान नाबंदा गांव का होटल संचालक अनिल कुमार साहू मौके से फरार हो गया। उत्पाद विभाग की छापेमारी से अवैध शराब के धंधेबाजों में हड़कंप मच गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। गुमला और छत्तीसगढ़ की जशपुर जिला पुलिस नक्सलियों के खिलाफ मिलकर अभियान चलाएगी और इसके लिए जल्द रणनीति तैयार की जा रही है। दोनों जिले के पुलिस सीमावर्ती जंगलों में नक्सलियों के ठिकानों में घुसपैठ करेगी। ये निर्णय दोनों जिले की पुलिस की बैठक में ली गई है। आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 चुनाव को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। गुमला एसपी डॉक्टर एहतशाम वाकारिब ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि अपराधी गुमला में अपराध करने के बाद जशपुर में जाकर छिप जाते हैं या फिर जशपुर के अपराधी गुमला में घुस आते हैं। जिला में आगामी इलेक्शन को देखते हुए सीमावर्ती जिला के सभी ऑफिसर्स के साथ बैठक हुई, जिसमें मैं पुलिस अधीक्षक गुमला डॉक्टर एहतशाम वाकारिब भी शामिल हुआ और हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए विस्तार में कि हर तरह से कोऑर्डिनेशन देना है। और गुमला पुलिस ने बाली खड़िया हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इसमें हत्या का आरोपी दामाद गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि हड़िया दारू पीने के बाद विवाद में गाली देने से नाराज दामाद ने ही ससुर की टांगे और लाठी से पीटकर हत्या कर दी थी। मटुकडीह गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मामले के खुलासे के लिए थाना प्रभारी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया था, जिसने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डाल लेते हैं अब तक की हेड